नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ वैसी नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वैसी नॉवल का पार्ट 3। यू आर एब्सोल्युटली राइट माई बॉय, दिस इज अ ब्रिलियंट थिंकिंग। ऐसा कोई शख्स, राजीव आचार्य बोला, पकड़ाई में आ जाए तो पुलिस का केस तो अपने आप ही ढेर हो जाएगा। एग्जैक्टली मिस्टर, तुम्हारी शुरुआती बातों से मैं नाउम्मीद हो चला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़े आनंद साहब ने बिल्कुल सही आदमी दिल्ली भेजा है। आपको गलत लग रहा है जनाब, लेकिन इस वक्त इस बात का जिक्र बेमानी है। मे बी यू आर राइट। और वो पुलिस के गवाहों की पड़ताल कर सकता है, जिनमें 2 तो निर्मल मेहरा और बसंत मीरानी प्रत्यक्ष हैं। कोई तीसरा, चौथा या 5वां भी है तो वो उन्हें खोज निकाल सकता है। गुड। और वो मकतूला की बैकग्राउंड टटोल सकता है। इस सिलसिले में कम से कम 1 साल पीछे तक तो उसे जाना ही चाहिए, और उससे मिलने जुलने वालों को, करीबी लोगों को टटोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग पिक्चर में नहीं हैं उनसे हमें कोई ऐसा क्लू हासिल हो सकता है जिस तक कि पुलिस की पहुंच नहीं बन पाई होगी। सर, ये तमाम कोशिशें जाया भी जा सकती है, लेकिन इस वक्त हम कोशिश भी ना करें तो क्या करें? यू आर राइट। ऐसे और भी इन्वेस्टिगेटिव काम हो सकते हैं जिनके लिए लेगवर्क का इंतजाम उसी के पास है, और जिनकी बाबत वक्त वक्त पर हम उसे बताते रहेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट की, राजीव बोला, फीस तो उसकी करारी होगी। जाहिर है। कौन भरेगा? मैं भरूंगा, वृद्ध बोले, अपनी जाती हैसियत में। बड़े आनंद साहब ने मुझे खास तौर से बोला है, मुकेश बोला, कि इस बाबत किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये उनके और चंद्रेश रोहतगी के बीच का आपसी मामला है, जिसका जिक्र यहां दिल्ली में बिल्कुल नहीं उठेगा। क्या मतलब हुआ इसका? जो मेरी समझ में आता है वो तो यही है कि पीढ़ी की फीस सीओ भरेंगे। ऐसा? जी हाँ। हर्ष तो कोई नहीं है, आखिर निखिल उनका भी भतीजा है। जी हाँ। खुद तुम्हारा क्या इरादा है? तुम क्या करोगे? मेरे एजेंडे में पहला काम तो निखिल से एक और मुलाकात का मौका हासिल करना है। किस लिए? मैं चाहता हूं कि वो अपनी बुधवार के रोज की 1-1 मिनट का मूवमेंट को मेरे सामने रिकंस्ट्रक्ट करे। चंडीगढ़ से रवाना होने और वापस पहुंचने के पूरे शेड्यूल का मुकम्मल खाका मेरे सामने खींचकर दिखाए। क्या फायदा होगा? पता नहीं। माय डियर बॉय, दिस इज एन ऑनेस्ट आंसर, बट दिस इज नॉट अ होपफुल आंसर। आई एम सॉरी सर। खैर, मैं इसे भी उन कोशिशों में शुमार करता हूं जो बकौल तुम्हारे हम ना करें तो क्या करें। आगे बोलो, और क्या करना चाहते हो? और मैं मौका वारदात की पड़ताल करना चाहता हूं, लेकिन मौजूदा हालात में यह काम मुमकिन नहीं दिखाई देता। क्यों भला? पुलिस ने इमारत की दूसरी मंजिल को सील किया हुआ है, और इस पर यूं अपना पहरा बिठाया हुआ है कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम कोई परिंदा नहीं हो, खास परिंदा हो। तुम डिफेंस अटर्नी हो। तुम्हें ऐसे मुआयने से रोका नहीं जा सकता। रोका जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस मुझे प्रिविलेज्ड पर्सन तस्लीम करने को तैयार नहीं। कोर्ट में केस लगने पर बचाव पक्ष के वकील के तौर पर पेश होने पर ही मेरा वो दर्जा बनेगा। तब मजिस्ट्रेट ही पुलिस को हिदायत देगा कि मुल्जिम के वकील को मौका वारदात का मुआयना करने का मौका दिया जाए, तो पुलिस का अड़ियल रवैया बदलेगा। ठीक। मेरा चंडीगढ़ का भी एक चक्कर लगाने का इरादा है। अच्छा? निखिल वहां जिन लोगों में उठता बैठता है उनसे कोई कारगर टिप्स हासिल हो सकती है। कोई उसके कैरेक्टर की बारीकियों को उजागर करने वाली बातें मालूम हो सकती है। अगर तुम समझते हो कि यूं तुम्हें मालूम होगा कि निखिल पर पीड़ा से आनंदित होने वाला कोई सैडिस्ट है या वो कोई होमिसिडल मैनियाक है, तो गलत समझते हो। निखिल एक नेक, शरीफ, खानदानी लड़का है। उसकी ऐसी किन्हीं हरकतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके माँ बाप दोनों नहीं हैं? हाँ, दोनों इकट्ठे तब तक एक एक्सीडेंट में मारे गए थे जबकि वो 5 साल का था। पिछले 18 साल से वो मेरी सरपरस्ती में है, इसलिए उसके पालन पोषण की वजह से उसमें कोई खोट पैदा हुई नहीं हो सकती। ऐसी कोई खोट उसमें है तो समझो वो मेरे में भी है, तो समझो कि उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और उसका गुनहगार हूं।
आप में कोई खोट क्यों कर होगी? आप तो खालिस आदमी हैं। नकुल बिहारी आनंद के भाई हैं, जो कि आपसे भी खालिस आदमी हैं। ऐसा समझते हो तो फैमिली ट्रेड के तौर पर निखिल में कोई खोट तलाश करना, कोई नुक्स निकालना बेमानी होगा। एक घड़े का पानी एक जैसा होता है, उसका एक हिस्सा पवित्र और दूसरा दूषित नहीं हो सकता। आई एग्री विद यू। वो पूरी तरह आप पर आश्रित है। उसकी अपनी कोई एसेट्स नहीं, जैसे कि माँ बाप की छोड़ी कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं। निखिल का पिता नौकरी पेशा आदमी था और माँ हाउसवाइफ थी। तनख्वाह अच्छी कमाता था, लेकिन रहन सहन बहुत खर्चीला था, इसलिए कोई एसेट्स ना बना सका, कोई बैंक बैलेंस ना जमा सका, कोई इंश्योरेंस भी नहीं थी। ये उसके मरने के बाद ही पता चला था। फिर तो निखिल आप पर आश्रित हुआ। हमेशा के लिए नहीं। आखिरकार उसने वकील बनना है और वैसे ही तरक्की करनी है जैसी मैंने की, उसके बाकी मुंबई वाले 3 अंकल्स ने की। आपकी बेटी का निर्मल मेहरा से तलाक क्यों हुआ? रिश्ता टूट चुका होने के बावजूद अभी भी वो आपके खिलाफ क्यों है? वो एक लंबी कहानी है और उसका मौजूदा केस से कोई रिश्ता नहीं। अगर आपको अंदेशा है कि कोई बदला उतारने की नीयत से आपके भतीजे के खिलाफ, अपने भूतपूर्व साले के खिलाफ कोई खतरनाक गवाही दे सकता है, तो रिश्ता तो हुआ। हर अंदेशा सच साबित नहीं होता, लिहाजा उस बाबत कुछ कहना नहीं चाहते। वो खामोश रहा। सरकारी वकील उसके बसंत मीरानी से समलैंगिक संबंध बताता था। कहीं तलाक की यही वजह तो नहीं थी कि आपके भूतपूर्व दामाद की औरतों से ज्यादा मर्दों में दिलचस्पी थी? होमो था वो। भाई, तुम तो मुझे ही क्रॉस क्वेश्चन करने लगे। अपनी ये एनर्जी यहां नष्ट करने की जगह अदालत में गवाहों को एग्जामिन करने के लिए बचा कर रखो। आप हर बात को टाल रहे हैं। एक सवाल को ना टालिएगा, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। कौन सा सवाल? आपको नीचा दिखाने की खातिर, आपसे बदला उतारने की खातिर क्या निर्मल मेहरा कोर्ट में झूठ बोल सकता है? बोल सकता है। निखिल के खिलाफ झूठी गवाही दे सकता है? दे सकता है। ये तो चिंता का विषय है। एक तो झूठी गवाही, दूसरे पुलिस की शय। इस कॉम्बिनेशन का तोड़ तो बड़ा मुश्किल होगा। विरुद्ध ने चिंतित भाव से सहमति में गर्दन हिलाई। तभी चपरासी वहां पहुंचा। उसने चंद्रेश रोहतगी के आगमन की सूचना दी। बुलाओ, वृद्ध बोले। प्राइवेट डिटेक्टिव वहां पहुंचा। वो फौजिया जैसा कद्दावर और मजबूत आदमी था और उम्र में कोई 50 साल का जान पड़ता था। उसने सबका अभिवादन किया और एक विजिटर्स चेयर्स पर बैठ गया। मुकेश ने उसका परिचय बुजुर्गवार से और राजीव आचार्य से कराया। फिर उसने उसे समझाया कि उन्हें उससे क्या क्या अपेक्षाएं थी। आई विल डू माई बेस्ट, वो बड़ी संजीदगी से बोला। सच पूछिए तो कल मुंबई बात होने के फौरन बाद से ही मैंने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया था और मैं मकतूला का एक स्थूल सा बायोग्राफिकल कैरिकेचर तैयार कर भी चुका हूं। दैट आई मस्ट से इज फास्ट वर्क, वृद्ध बोला। आई मस्ट कमेंड योर एफर्ट। थैंक यू सर। केस की बाबत तुम्हारा जाती ख्याल क्या है? जैसे कत्ल हुआ है, जिस हालत में लाश पाई गई है और जो चोरी गए जेवरात की बात बताई जाती है, उनसे तो एक नजर में जो नतीजा निकलता है वो ये है कि लड़का कातिल नहीं हो सकता। कोई पुख्ता सबूत एक नजर में उसके खिलाफ दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वो सब परिस्थितिजन्य, सर्कमस्टांसल है। एक नजर में ही तो, मुकेश बोला। लेकिन पुलिस केस पर एक नजर तो नहीं डालती, वो तो कई नजरें डालती है और कई बार डालती है। ये भी ठीक है। इस बात के मद्देनजर राय दो कि क्या किया जाना चाहिए। पहला कदम तो यही उठाना चाहिए कि लड़के के बयान पर उसकी बेगुनाही पर एतबार लाना चाहिए। अब अगर वो बेगुनाह है तो जाहिर है कि कोई और गुनहगार होगा। वो कोई और यकीनन ऐसा शख्स होगा जिसकी मकतूला से कोई रंजिश होगी, क्योंकि खामखा तो कोई किसी का कत्ल कर नहीं देता। मेरा जोर मकतूला की जाती जिंदगी को टटोल कर, खंगाल कर ऐसे शख्स की शिनाख्त को उजागर करने पर होगा जो कि मकतूला के वाकिफकारों, दोस्तों, सहयोगियों, करीबियों में से ही कोई होगा। ये तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, वृद्ध बोला। सबकी जानकारी निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, और मेरा काम क्या है? गुड। मुझे मालूम पड़ा है कि लाश के साथ कोई घिनौनी बदसलूकी की गई थी, लेकिन ये पता नहीं चल सका था कि असल में क्या हुआ था। आप लोगों को पता हो? नहीं, हमें भी पता नहीं। ये पता भी, मुकेश बोला, तुम ही निकालो तो बड़ी बात होगी। कोशिश करूंगा। पुलिस चोरी गए जेवरात के बारे में कोई पूछताछ जरूर कर चुकी होगी। अगर वो जेवरात इंश्योर्ड थे तो इंश्योरेंस कंपनी में उनकी लिस्ट भी उपलब्ध होगी।
आप लोगों को इस बारे में कोई जानकारी है? वो लिस्ट जवाब राजीव ने दिया। इंश्योरेंस कंपनी में पुलिस हासिल कर चुकी है और मकतूला की बेटी से मशवरा करके मार्क कर चुकी है कि उसमें से कौन से जेवर चोरी गए हैं और कौन से पीछे से उपलब्ध हैं। वो लिस्ट तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुहैया करा सकता हूँ। पुलिस से? पुलिस से नहीं भाई, पुलिस तो मुझे लिस्ट के पास भी फटकने नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी से। वहां मेरा एक आदमी है जिससे लिस्ट की कॉपी मैं निकलवा सकता हूँ। जरूर निकलवाइए। कल सुबह 11 बजे तुम्हें वो लिस्ट मिल जाएगी। बढ़िया, लेकिन उससे होगा क्या? वृद्ध बोला। चोर क्या इतना ही अहमक होगा कि जेवरात बेचने निकल पड़ा होगा? इतना अहमक कोई चोर नहीं होता कि जिस शहर में चोरी करे उसी में चोरी का माल ठिकाने लगाने की कोशिश करे, और वो भी वारदात के फौरन बाद। शातिर चोर या तो एक लंबा अरसा चोरी के माल को छुपा कर रखता है या फिर उसे सैकड़ों बल्कि हजारों मील दूर ले जाकर बेचता है, लेकिन चोर जरूरतमंद हो तो ऐसी नादानी कर सकता है। जरूरतमंद और डेस्परेट, जैसे कि कोई जंकी नशेबाज जिसे कि फिक्स के लिए फौरन रकम की जरूरत हो। वैसे भी हालात का इशारा कातिल के कोई नशेबाज एडिक्ट होने की तरफ ही है। ऐसा हुआ तो उसका पता निकाल लोगे? उम्मीद तो पूरी है। राजधानी के हर फैंस की चोरी के माल की खरीद फरोख्त करने वाले की मुझे वाकिफियत है। गुड। इस वक्त मुकेश बोला, तुम्हारे पास कोई और केस है? क्यों पूछ रहे हो? हम चाहते हैं कि फिलहाल तुम्हारी मुकम्मल तवज्जो हमारे केस की तरफ हो। तुम्हारे तमाम संसाधनों की सेवा हमें उपलब्ध हो। ऐसा क्यों कर होगा, अगरचे कि तुम्हारे पास और भी केस होंगे। फिर भी ऐसा ही होगा, पीडी पूरे विश्वास के साथ बोला। इसलिए होगा क्योंकि मुंबई वाले आनंद साहब से मेरा ऐसा ही मुलाजा है। मेरी फर्म खासी बड़ी है, उसमें कई एसोसिएट्स हैं। जो और केस हमारे पास है वो अब मेरे एसोसिएट्स के हवाले होंगे और मेरी कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन इस केस पर होगी। ये मेरा आप लोगों को आश्वासन ही नहीं, मेरी गारंटी है। फिर क्या बात है? फिर तो समझो कि हम तहे दिल से तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अभी और होंगे जबकि मेरा काम देखेंगे। गुड, वी आर ग्लैड। मुकेश माथुर आसिफ अली रोड पर पहुंचा। 7 नंबर इमारत में दूसरी मंजिल पर उसने तब भी पुलिस को तैनात पाया, लेकिन बाकी मंजिलों पर आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं थी। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाई। दरवाजा जिस नौजवान लड़की ने खोला, अखबार में उसकी तस्वीर छप चुकी थी और उसे टीवी पर भी लगभग हर न्यूज चैनल में दिखाया जा चुका था। इसलिए वो जानता था कि वो मकतूला मंगला मदान की नौजवान बेटी निकिता मदान थी। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से मुकेश की तरफ देखा तो उसने उसे अपना परिचय दिया। ये सुनकर कि वो आनंद आचार्य एंड प्रधान से संबंध था, लड़की की आंखों में तत्काल चमक आई। आइए, वो चौखट पर से हटती हुई बोली। थैंक यू, मुकेश बोला। उसने उसके पीछे भीतर कदम डाला। बैठिए। थैंक यू, मुझे तुम्हारी मम्मी की मौत का सख्त अफसोस है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई तुम्हारे साथ। वो खामोश रही। लेकिन यकीन जानो, निखिल का उस वारदात में कोई हाथ नहीं, वो बेगुनाह है। मुझे यकीन है, वो दबे स्वर में बोली। घर में अकेली हो? अभी अकेली हूं। वैसे गुड़गांव से नाना नानी आए हुए हैं। इस जिक्र के पीछे मेरा मकसद ये था कि जैसी वारदात तुम्हारी मम्मी के साथ होके हटी है, उसकी रूह में तुम्हें किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। निखिल कैसा है? गिरफ्तार है। गिरफ्तारी में कोई कैसा हो सकता है, वैसा ही है। मैं उससे मिल सकती हूँ? मुकेश ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में व्याकुलता का भाव था और मुट्ठियां रह रहकर खुल भिंच रही थी। अभी तो मुश्किल है, वो बोला। वो अभी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस मेल मुलाकातियों को बढ़ावा देने के मूड में नहीं जान पड़ती। अगर वही मेरे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करे तो भी फिलहाल मुलाकात मुश्किल ही होगी। वैसे भी मौजूदा हालात में, जबकि वो तुम्हारी मम्मी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है, उससे मिलने की कोशिश करना वाजिब नहीं। वो कातिल नहीं है, मैं यकीन से कह सकती हूँ, वो कातिल नहीं है। पुलिस को तुम्हारे यकीन से इत्तेफाक नहीं। आप उससे मिले? हाँ। वो मेरे को पूछता था। हाँ, बार बार। उसे दहशत है कि कहीं तुम भी पुलिस के प्रचार पर यकीन करके उसे कातिल ना समझने लगो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या लेकिन? क्या ये सच है कि कत्ल वाले रोज वो दिल्ली आया था? हाँ, आया तो था। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम।
मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं, नाना नानी भी नहीं। मैं उनसे कोई सवाल पूछती हूँ तो वो मुझे चुप करा देते हैं। आपको मालूम है तो प्लीज आप ही बताइए कि वो दिल्ली क्यों आया था? आपकी मम्मी के बुलावे पर आया था। मम्मी ने बुलाया था? क्योंकि तुम्हें वाकई कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम। मालूम होता तो पूछती। खुद अपने बारे में भी कुछ नहीं मालूम? मेरे बारे में क्या? तुम बालिग लड़की हो, इसलिए हकीकत तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, खासतौर से इसलिए कि थोड़े अरसे में वो वैसे ही तुम पर उजागर हो जाने वाली है। उसने एक क्षण ठिठक कर उसके पेट पर निगाह डाली तो उसे बिल्कुल सपाट पाया। तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें फैमिली डॉक्टर के पास भेजा था। तो क्या हुआ? तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास ही जाया जाता है। डॉक्टर ने तुम्हें तबीयत खराब होने की कोई वजह बताई थी? नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि मैं एकदम नॉर्मल थी और मेरी खराब तबीयत अपने आप ही सुधर जाने वाली थी। लेकिन तुम्हें रुखसत करके उसने तुम्हारी मम्मी को फोन किया था और उसे तुम्हारी खराब तबीयत की वजह बताई थी, और वो वजह ये थी कि तुम प्रेग्नेंट थी। उसके होश उड़ गए, मुंह खुले के खुला रह गया, चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे एकाएक लकवा मार गया हो। क्या? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला। तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर एतबार था, वो तुम्हारे चरित्र से वाकिफ थी, इसलिए जानती थी कि तुम एरो गैरो के साथ ये काम नहीं करने वाली थी। उसे तुम्हारी निखिल में और निखिल की तुम्हारे में खास दिलचस्पी की भी खबर थी, लिहाजा वो जानती थी कि तुम्हारी दशा के लिए निखिल के सिवाय और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता था। इसी वजह से उसने निखिल को दिल्ली बुलवाया था। इस बात की और किसको खबर है? निखिल के अंकल आनंद साहब को खबर है, पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को खबर है, सरकारी वकील को खबर है। लेकिन पुलिस का क्या भरोसा है, सरकारी वकील का क्या भरोसा है, कभी भी खबर आम कर देंगे। निखिल क्या कहता है? मम्मी ने इस बाबत उससे क्या बात की? निखिल कहता है कि उसमें और तुम्हारी मम्मी में जो भी बात हुई थी वो पूरे दोस्ताना माहौल में हुई थी और फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया था। तुम्हें गर्भपात कबूल होता तो ठीक, वरना वो फौरन तुमसे शादी कर लेता। मम्मी ने, उसकी आंखें डबडबाई, वो रुआंसे स्वर में बोली, मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? जाहिर है कि वो तुम्हें फिक्र में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन निखिल से बात हो चुकने के बाद अब आखिरकार तो बताती। फौरन क्यों ना बताई? डॉक्टर ने ही क्यों ना बताई? ये कोई छुपाने वाली बात थी? या उसने बड़े नर्वस भाव से अपने पेट को छुआ और तत्काल हाथ परे किया। छुपने वाली बात थी? तुम्हारे नाना नानी को खबर है? नहीं, जब मुझे ही खबर नहीं तो उन्हें कहां से होती? मम्मी से। मम्मी ने यकीनन उन्हें अभी कुछ नहीं बताया था, वरना वो मुझसे कहते, मुंह से ना कहते तो निगाह बोलती। नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं मालूम। तुम क्यों कर बेखबर हो? मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूं, लेकिन मेरे साथ पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि तारीखें ऊपर नीचे हो गई थी, इसलिए इतनी बड़ी बात की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। आखिरकार तो जाता। जाहिर है, अगर ये बात सच है तो आपके जिक्र के बिना भी आइंदा दिनों में जाता। अब ये पहले से ज्यादा गंभीर मसला है। तुम्हारे सिर से माँ का साया उठ गया है और तुम्हारी दशा के लिए जिम्मेदार शख्स का भविष्य अनिश्चित है। मौजूदा हालात में तुम्हें यह बात अपने मौजूदा सरपरस्तों की जानकारी में लानी चाहिए। अब तो मेरा निखिल से मिलना और भी जरूरी है। ये एक बड़ा फैसला है जो मैं अकेले नहीं कर सकती। आखिर बच्चा सिर्फ मेरा तो नहीं, निखिल का भी है। आप प्लीज प्लीज मेरी उससे मुलाकात का कोई जरिया निकालिए। ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है? नाना नानी तुम्हें कॉलेज वापस भेजेंगे? अभी कैसे भेजेंगे? अभी तो इतने बखेड़े हैं, अभी तो मैं ही नहीं जाऊंगी। निखिल पर इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई है, ऐसे में मैं दिल्ली छोड़कर चले जाने का ख्याल भी नहीं कर सकती। निखिल को मालूम होना चाहिए कि उसकी दुश्वारी की घड़ी में मैं उसके साथ खड़ी हूँ और उसकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, मैं कैसे उससे दूर हो सकती हूँ? नहीं हो सकती। आप ही मुझे बताइए कि मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ। कर तो सकती हो मदद। देखो, निखिल को आजाद कराने का सबसे सरल तरीका यह है कि असली मुजरिम पकड़ा जाए। असली मुजरिम कोई अजनबी भी हो सकता है और तुम्हारी मम्मी का कोई वाकिफकार भी हो सकता है। अगर दूसरी बात सही है तो तुम भी उसमें शामिल हो सकती हो और उसकी शिनाख्त में मददगार साबित हो सकती हो। सप्ताहांत पर या छुट्टियों में तुम अक्सर घर होती हो। जिन लोगों से तुम्हारी मम्मी की मेल मुलाकात थी, जो सोशल विजिट पर यहाँ आया करते थे, उनकी तुम्हें जानकारी होना स्वाभाविक है। जाने अनजाने तुमने ऐसे किसी शख्स का अपनी मम्मी से कोई वार्तालाप सुना हो सकता है, कोई चिट्ठी पत्री पढ़ी हो सकती है।
इस बाबत अगर तुम्हें अपने दिमाग पर, अपनी याददाश्त पर जोर देना कबूल हो तो कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। मैं, वो दृढ़ता से बोली, पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर कोई अच्छा नतीजा जरूर निकलेगा, क्योंकि दिल से की गई कोई कोशिश कभी जाया नहीं जाती। वो खामोश रही, लेकिन उसके चेहरे पर से झलकते दृढ़ता के भाव और गहन हो गए। अब बताओ, वो बोला, कि क्या तुम्हें अपनी मम्मी से ताल्लुकात रखती कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया याद आता है जो गैर मामूली हो, खटकने वाला हो या उसके नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न से जुदा हो? वो बोली तो उसके स्वर में संकोच का पुट था। है तो सही ऐसी एक बात। क्या? सच पूछो तो वह ऐसी कोई सीक्रेट भी नहीं, लेकिन जुबान पर लाते संकोच होता है। क्या? राजीव आचार्य से मम्मी के गहरे ताल्लुकात थे। गहरे ताल्लुकात? हाँ, अफेयर था, यही समझ लो। कब से था? मेरे डैडी की मौत से भी पहले से। राजीव आचार्य मेरे डैडी का वकील था और अक्सर घर आता था। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद डैडी अस्पताल में भर्ती हुए थे तो रोज आता था, कई बार दिन में 2 बार। डैडी मरने से पहले 1 साल बीमार रहे थे और उस दौरान उनका अस्पताल आना जाना लगा ही रहता था। बाकी आप मेरे से ना ही कहलवाए तो अच्छा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं जो आप ना समझ सके। वो ठीक कह रही थी। माँ की आशिकी की कहानी, बेटी की जुबानी वाकई कठिन सिनेरियो था। माँ जरूर रंगीली रानी थी, मुंहजोर घोड़ी थी, जो एक ही सवार के काबू में आने वाली नहीं थी। बाज औरतों की पर्सनैलिटी में एक ऐसी मिकनातीसी कशिश होती थी कि जो सामने पड़ता था वही खिंचा चला आता था। दिल दरिया हो तो एक ही कश्ती का क्या मतलब? सच में ही उस सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं था जो वो खुद नहीं समझ सकता था। वाह, जो शख्स खाविंद की जिंदगी में बीवी का आशिक था, उसने खाविंद की मौत के बाद क्या कहर नहीं ढाया होगा, कहाँ कोई कसर छोड़ी होगी। मैं तुमसे कुछ कहलवाना तो नहीं चाहता, प्रत्युत्तर में वो बोला, लेकिन फिर भी कोई एक खास वाकया तो बयान करो जो कि इस अफेयर को मुहरबंद करने वाला हो, जिससे लगे कि अफेयर वाली बात तुम्हारी नौजवान कल्पना की ही उड़ान नहीं। वो सोचने लगी, यूं सोचने लगी जैसे कई वाकये हों जिनमें से एक को छांटने की कोशिश कर रही हो। मुझे उन दिनों एक वीकेंड याद आता है। आखिरकार वो बोली, जब मैं यहाँ थी और जब अपनी मौत से पहले मेरे डैडी आखिरी बार अस्पताल ले जाए गए थे, उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन के रेफ्रिजरेटर में से कुछ खाने को निकाल कर लाने को उठी थी तो मम्मी के बेडरूम के सामने से गुजरते वक्त मुझे मम्मी डैडी में होती तकरार की आवाजें सुनाई दी थी। उत्सुकतावश मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ठिठक गई थी तो मुझे एहसास हुआ था कि डैडी बेहद गुस्से में थे और मम्मी पर साफ इल्जाम लगा रहे थे कि राजीव आचार्य से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। मैंने डैडी को ये तक कहते सुना था कि अपनी हवस के हवाले उससे उनके मरने तक का इंतजार नहीं हो रहा था। फिर मैंने डैडी को साफ कहते सुना था कि इन्हीं बातों की वजह से वो अपनी वसीयत तब्दील करने वाले थे और नई वसीयत के जरिए मम्मी को अपने विरसे से पूरी तरह से बेदखल करने वाले थे। तुम्हारी मम्मी ने विरोध में कुछ ना कहा? कहा, ना कहना तो इल्जाम को कबूल करना होता। क्या कहा? कहा कि बीमारी ने डैडी के जिस्म पर ही नहीं, दिमाग पर भी असर किया था और ये उनकी बीमार सोच का नतीजा था जो वो ऐसी बातें सोचते थे। उसने उल्टे डैडी पर इल्जाम लगाया कि वह हसद के मारे ऐसे खुंदकी शख्स बन गए थे कि कोई मर्द हेलो बोलने को भी मम्मी के करीब आता था तो वो उस पर शक करते थे और उसे मम्मी का यार ठहराने लगते थे। खास राजीव आचार्य के बारे में कुछ न कहा? नहीं, जो कहा जनरल कहा। क्या इसका यह मतलब ना हुआ कि राजीव आचार्य जैसे उसके ताल्लुकात किसी और मर्द से या किन्हीं और मर्दों से भी थे? अब मैं क्या बोलूं? तुम्हारा जाती ख्याल क्या है? मैं जाहिर नहीं करना चाहती, मैं पहले ही बहुत मुंह फाड़ चुकी हूँ। आप भूल रहे हैं कि मेरी माँ को मरे अभी सिर्फ 4 रोज हुए हैं और हमारे समाज में दिवंगत आत्मा के बारे में अच्छा अच्छा बोलने का रिवाज है। कबूल, लेकिन तमाम आत्माएं बाजरिया कत्ल दिवंगत नहीं होती। जब केस एक्सेप्शनल हो तो रूल लागू नहीं होते। दूसरे, तुम जो कुछ कह रही हो माँ के चरित्र हनन के लिए नहीं कह रही हो, बल्कि इसलिए कह रही हो कि कातिल पकड़ाई में आ सके। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस। तो बात को आगे बढ़ाओ। आगे और कुछ नहीं है। मम्मी के जवाब से डैडी और भड़क उठे थे और फर्श रौंदते यूं एकाएक वहां से निकले थे कि मेरे लिए छुपना मुहाल हो गया था। निकलकर कहाँ गए थे? गेस्ट रूम में। ऐसा झगड़ा जब भी होता था वो जाकर गेस्ट रूम में पनाह पाते थे। तब उन्होंने तुम्हें देखा था? हो सकता है देखा हो, लेकिन देखा था तो परवाह नहीं की थी। फिर क्या?
अगली सुबह मैं स्कूल चली गई थी। अब तुम्हारी आइंदा जिंदगी नाना नानी की सरपरस्ती में ही गुजरेगी। और क्या होगा? और कौन है मेरी संभाल करने वाला? कैसे हैं वो लोग? वैसे ही जैसे पुराने जमाने के बुजुर्ग होते हैं। क्या कहते हैं? वो यहां नहीं रहना चाहते, इसलिए चाहते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचकर उनके साथ गुड़गांव चलकर रहूं। तुमने क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे एक वकील के मशवरे की जरूरत है। यह निश्चित है कि इस प्राइम प्रॉपर्टी की मालकिन अब तुम हो। और कौन होगा? मम्मी ने कोई वसीयत छोड़ी है? मुझे नहीं मालूम। अपनी वसीयत की वो जरूरत तो महसूस करती थी, लेकिन की थी या नहीं मुझे नहीं मालूम। की होगी तो यहीं होगी, तलाश करो। करूंगी। पहले निखिल का अंजाम तो किसी सिरे लगता दिखाई दे। आप वकील हैं, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या? वसीयत ना हुई या वो बरामद ना हुई तो क्या होगा? क्या उस सूरत में मेरे विरसे पर कोई हर्फ आ सकता है? आना तो नहीं चाहिए, अलबत्ता बाज़र या कोर्ट तुम्हें अपने आप को वारिस मुकर्रर कराना पड़ेगा। मैं आपको अपना वकील करना चाहती हूं। यह ठीक नहीं होगा। क्यों? मैं निखिल का वकील हूं और उसे कोर्ट में डिफेंड करने वाला हूं। तुम निखिल को कातिल मानो या ना मानो, यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि उस पर तुम्हारी माँ के कत्ल का इल्जाम है। माँ के कातिल के वकील को अपना वकील करना बैड पब्लिसिटी होगी। क्यों? इससे तो उल्टे ये जाहिर होगा कि मुझे कितना ज्यादा यकीन है कि निखिल कातिल नहीं। कानून की नजरों में तुम्हारे यकीन की कोई कीमत नहीं, इसलिए ये बात अखबार वालों ने उछाली तो ये सफाई से वकील का तुम्हारे साथ रचा षड्यंत्र जान पड़ेगा। ओह, तो मैं क्या करूं? राजीव आचार्य मेरे से बड़ा वकील है, मेरे से कहीं ज्यादा काबिल वकील है। इतना कि उसके मुकाबले में मैं नौसिखिया हूं। उसका तुम्हारी माँ से अफेयर था या नहीं, यह बहस का मुद्दा है, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि एक खास फैमिली फ्रेंड वो बराबर था। उसे तुम्हारे किसी काम आकर बहुत खुशी होगी। बतौर वकील वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो इसे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मरहूम माँ की खिदमत समझेगा। तुम निसंकोच राजीव आचार्य से बात करो। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मुकेश उठ खड़ा हुआ। सहयोग का शुक्रिया। उसने सहमति में सिर हिलाया। जिस मोर्ग में मंगला मदान का पोस्टमार्टम हुआ था वो इरविन अस्पताल के पिछवाड़े में थी। इतवार के दिन मुकेश को उस डॉक्टर के मोर्ग में मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी जिसने कि मंगला मदान का पोस्टमार्टम किया था। वो वहां पोस्टमार्टम में मदद करने वाले किसी कर्मचारी से मिलने की नीयत से आया था, लेकिन इत्तेफाक से वो डॉक्टर वहां मौजूद था और उसी घड़ी किसी इमरजेंसी केस से फारिग होकर हटा था। मुकेश ने उसे अपना परिचय दिया, उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड सौंपा जो उसने अनमने भाव से कबूल किया। मैं मंगला मदान की बाबत कुछ जानना चाहता हूं, मुकेश बोला। कौन मंगला मदान? आपको मालूम है कौन मंगला मदान? जो आसिफ अली रोड की एक इमारत में रहती थी, जो कि अस्पताल के एन सामने है, जो अपने फ्लैट में मरी पाई गई थी और शुक्रवार शाम को जिसका आपने पोस्टमार्टम किया था। मैं निखिल आनंद नाम के उस नौजवान का वकील हूं जो उस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। अपने क्लाइंट के डिफेंस की तैयारी के लिए मुझे वो जानकारी दरकार है। क्या हूं? आपकी इस हूं का मतलब हाँ है या ना है? तो तुम कातिल के वकील हो। गलत सुना आपने। ठीक सुना तो समझा गलत। मैं कातिल का वकील नहीं हूं, उस शख्स का वकील हूं जिसे कि कातिल समझा जा रहा है। एक ही बात है, कोई कातिल होता है तो उसे कातिल समझा जाता है ना। एक ही बात नहीं है, यह बहस का मुद्दा है जिसे यहाँ छेड़ना गैर जरूरी है। वैसे भी ये फैसला मजिस्ट्रेट ने करना होता है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने नहीं। वो सक पकाया। उसने अप्रसन्न भाव से मुकेश की तरफ देखा और फिर तनिक उखड़े स्वर में बोला, क्या जानना चाहते हो? सुना है मरने वाली घायल भी थी। तो कहाँ जख्म लगे थे उसे? किस किस्म के जख्म लगे थे? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जनाब, मैं डिफेंस अटर्नी हूं। बचाव पक्ष के वकील को ये बातें जानने का अख्तियार होता है। तो अपना अख्तियार वहां जाकर आजमाओ जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र है। यहां क्यों आए हो? आपकी सहूलियत के लिए आया हूं। क्या मतलब? यहां आप कुर्सी पर यूं विराजमान हैं जैसे सारा दिल्ली शहर आपके इशारे पर चलता है, और मैं यूं आपके सामने हाजिरी भर रहा हूं जैसे यतीम खाने से चंदा लेने आया हूं। मेरे कार्य क्षेत्र में आप कटघरे में मेरे सामने खड़े होंगे और जवाब देते वक्त मुझे सर कह के पुकार रहे होंगे। वो तिल मिलाया। मैं बड़ा डॉक्टर हूं। जरूर, आप 10 फुट के हैं, लेकिन वहां आप सिर्फ गवाह होंगे। कोई मुझे बेवजह अदालत में तलब नहीं कर सकता। वजह से तो कर सकता है। वजह?
वजह ये होगी कि आपको डिफेंस अटर्नी को वो मामूली बातें बताना गवारा नहीं जिन्हें हर खासो आम को जानने का अख्तियार है। खामखा। क्यों खामखा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, कोई टॉप सीक्रेट है जिसको कि पब्लिक की जानकारी में नहीं लाया जा सकता? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं खुद आपसे बहस नहीं करना चाहता। उसने ब्रीफकेस खोलकर एक लेटर हेड निकाला, उस पर चंद सतरें घसीटी, फिर उसे डॉक्टर की तरफ बढ़ाया। ये पकड़िए। ये क्या है? निखिल आनंद के मर्डर ट्रायल के सिलसिले में आपके नाम डिफेंस का नोटिस है कि आपने कल सुबह 30,000 में डिफेंस की विटनेस के तौर पर पेश होना है। तुम मुझे ऐसी किसी पेशी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देखेंगे। मैं बहुत बिजी डॉक्टर हूं, मेरे पास ऐसी पेशियों के लिए टाइम नहीं है। ना आके देखिएगा, फिर आपको मजिस्ट्रेट का समन हासिल होगा। आप फिर भी ना आएंगे तो आप अदालत की अवमानना के इल्जाम में गिरफ्तार होंगे। उसने बेचैनी से पहलू बदला। अभी आपके कीमती टाइम में सिर्फ 5 मिनट जाया होंगे, तब आपको घंटों तो अपनी बारी आने के इंतजार में कोर्ट से बाहर एड़ियां रगड़ते गुजारने होंगे। तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो। आप कभी अदालत में पेश हुए हैं? तो दोस्तों, ये था वहसी नॉवल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।